आज फरवरी का फर्स्ट वीक है और वैलेंटाइन डे का जो सप्ताह होता है उसका भी पहला है। बहुत बहुत शुभकामना आपको रोज़ डे पर हमारी तरफ से। और रोज़ आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने दोस्त, अपने गुरु, अपने टीचर, अपने भाई, अपने बहन, सबको दे सकते हैं। आप इस 7 फरवरी से आपको ये मानना होगा कि अब द बेल्स आर रिंगिंग, अब योर टेल शुड कैच फायर, इट्स टाइम फॉर ए propulsive एंड क्या बोलूँ मैं उसको, एक्सप्लोसिव स्टडीज़ तुमको अब करना होगा। ये समय आ गया है कि 7 फरवरी के बाद अब आपको यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस भी जून में है या बीपीएससी 18 अक्टूबर के महीने में है, तो ये सारे जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, अप्रैल में एमपी है, हरियाणा भी अक्टूबर में होने वाला है, तो ये जितने भी एग्ज़ामिनेशंस आने वाले हैं उसको क्रैक करने के लिए यही 4 से 5 महीने पहले का जो समय होता है ना, यहीं पे बिल्कुल पावर के साथ उठ के बैठना होता है और यहीं पे सोचना होता है कि नाउ इट्स नाउ और नेवर। हिंदी में क्या होगा, इट्स नाउ और नेवर, मतलब या तो अब करेंगे या तो फिर कभी नहीं होगा। डू एंड डाई हम नहीं कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं करो या मरो, ये गांधी जी बोल गए, ठीक बोल गए, बहुत महान थे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे। इट्स नाउ और नेवर, ये होता है। अब वो टाइम नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करो। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आज का काम कल पे टाल दिया, आज का वीडियो कल पे टाल दिया, कल का वीडियो परसों पे टाल दिया, अब परसों 3 वीडियो देखना हो गया, है ना। तो ये आपको नहीं करना है। अब हम लोग तो देखो पूरे तन्मयता से, पूरी ताकत से, पूरी श्रद्धा से आपको कोर्स मटेरियल भी दे रहे हैं और शिक्षक भी हमारे एकदम से प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहे हैं। 2 क्लासेस चल रही थी, तीसरा क्लास जनरल साइंस का करवा दिया ताकि आपको पीटी का एक जो सब्जेक्ट होता है ना, वो साथ साथ में कवर हो जाए। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हर बार प्रेरित करते हैं, जब भी हम आते हैं आपके सामने तो हर बार हम कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। तो आपको ये समझना है कि अब वो वक्त है, वो काल बिंदु है। दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव टू गो फॉर वोरेसियस रीडिंग। मतलब तुमको बहुत ही ताकत के साथ और बहुत ही एक्सटेंसिव रीडिंग करना शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप मान लो कि रोज़ का 2-3 क्लास भी अगर लेते हो तो 6 घंटा वीडियो का तुम्हारा टाइम हो जाता है, तो बहुत अच्छा है ना। 6 घंटा क्लास तो करना ही चाहिए। दिल्ली में जब ऑफलाइन क्लास था तब भी लोग 6 घंटा तो क्लास करते थे और 2-3 घंटा टाइम खराब होता था उनका चाय पीने में, क्लास के बाहर, लड़कियों को देखने के चक्कर में, और पता नहीं क्या क्या हरकत करते थे यहाँ पे, और आने जाने में। तो ये जो होता था ना, इसमें तो 8 घंटा लगता था, उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन आप मोबाइल पे, ऐप पे देख करके और अपना टाइम भी 2 घंटा आप बचा रहे हो, तो 6 घंटा क्लास तो लेना चाहिए। 6 घंटा क्लास लेने में कोई बुराई नहीं है। और 6 घंटे क्लास में अगर आप देखोगे तो इफ़ेक्टिवली कोई भी टीचर होगा तो 2 घंटे क्लास में 1.5 घंटा ही पढ़ा पाता है, क्योंकि वो इंसान है, मशीन से रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो 4.5 घंटे का कुल मटेरियल होता है, 4 घंटे का ही पढ़ाई होता है ना। तो इसके अतिरिक्त आपको अब समय आ गया है कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटा और स्वाध्याय करना होगा। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, 6 से 8 घंटा स्वाध्याय करना होगा। नोट्स एक ही बार में सभी विषय के नहीं मिलेंगे, आप लोग सिर्फ वर्कशॉप को सुनो और इतने प्रश्न नहीं पूछो। प्रश्न का जवाब देने का लास्ट में टाइम आता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज का काम कल पे मत टालो। अब फरवरी का महीना चल रहा है, फर्स्ट वीक भी ख़त्म हो रहा है, रोज़ डे आ गया है। तो एक रोज़ अपने जो किताब की अलमारी है ना, वहाँ पर एक रोज़ रखिए और वहीं से शुरू करिए। प्रेम करिए अपनी किताबों से, अपने कोर्स मटेरियल से। और एक बात बहुत ही स्पष्टता के साथ हम हर वर्कशॉप में बोलना चाहते हैं, हर विद्यार्थी को कहना चाहते हैं, उन सबसे कहना चाहते हैं जो हमसे प्यार भी करते हैं, उन सबसे कहना चाहते हैं जो न्यूट्रल हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं जो बेवजह घृणा भी करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो कोचिंग और शिक्षक होते हैं, इनका जो रोल है ना, वो आचरेकर की तरह ही होगा। शिक्षक तेंदुलकर नहीं हो सकता है, तेंदुलकर तो तुम बनोगे, तुमको दुनिया जानेगी,
तुम परफॉर्म्स करोगे। आचरेकर तो बैठ करके बस सोचेंगे कि हाँ वो बच्चा मेरा पढ़ा, अच्छा किया, अच्छा काम किया, वो टीवी में दिखेगा तुमको। हम लोग अखबार में पढ़ेंगे कि तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, कहाँ हो, कहाँ डीएम बने हुए हो। हम करते हैं ये। 1100 बच्चे मेरे आईएएस हैं और ये बहुत बड़ा सत्य है। इस सत्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और कितने पीसीएस अधिकारी हैं, 3-4 हज़ार होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी साउथ में हम जाते हैं तो वहाँ मेरे विद्यार्थी हर जगह मिल जाते हैं। तो अब हम तो बस अखबार देखते रहते हैं कि बाबूजी का नाम आ गया है या नारायण रेड्डी का नाम हैदराबाद के पेपर में आया हुआ है। ना हम उनको फ़ोन करते हैं, ना हमारा कोई इंटरेक्शन है, ना कभी हम ज़िंदगी में उनके पास जाएंगे कि तुम मेरे लिए सर्किट हाउस बुक कर दो या मेरा कोई काम करवा दो। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, 7 स्टार होटल में जा कर के रहेंगे, परमात्मा का दिया हुआ है, मेहनत से कमाया हुआ है सब कुछ। तो हम वो हैं ही नहीं कि आपके पास कभी लौट करके आने वाले हैं या फ़ोन भी करने वाले हैं, ना हम किसी का रिकॉर्ड रखते हैं। तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि जो नए जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं उनको कैसे इनकरेज करें लाइफ में सफलता के लिए। और फिर जब आप सफल हो जाते हो तो हम लोग भी आचरेकर की तरह बैठ करके देखते हैं कि टीवी पे कि तेंदुलकर ने छक्का मारा। और एक जो टीचर का जो पोजीशन होता है ना, टीचर का जो एक अस्तित्व होता है, उसको तभी समझोगे जब कभी जीवन में टीचर बनने का मौका मिलेगा तुमको। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना बाहर से। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुमको कितना प्यार करते हैं, ये बात तुम तभी समझ पाओगे जब जब तुम खुद माँ बाप बनोगे। जब तुम खुद माँ बाप बन जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि संतान मोह क्या होता है। और जब तुम कभी शिक्षक बन जाओगे और एक जेन्युइन शिक्षक बनोगे जो खुद 8 घंटा पढ़ता हो, 8 घंटा पढ़ाता हो, जिसने जीवन में 16 घंटा प्रतिदिन अपने जीवन का लगभग दिया हो अब स्टूडेंट कम्युनिटी को, अपने प्रोफेशन को। और बहुत सारे कलीग्स जो होते हैं, बहुत सारे टीचर भी होते हैं। हमारे पढ़ाए कितने सारे टीचर इस पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ फैले हुए हैं। बेंगलुरु जाओगे, हैदराबाद जाओगे, इलाहाबाद जाओगे तो हमारे पढ़ाए कितने सारे टीचर्स। बहुत खुशी देता है कि ये बच्चे अब शिक्षक बन गए हैं और बहुत अच्छा हो रहा है, इनका नाम भी इनका हो रहा है, लोग इनको याद रख रहे हैं। कुछ कुछ तो हमारे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं वो जा कर के नाम भी लेते हैं कि मैं आलोक सर का स्टूडेंट हूँ, और बहुत गर्व से नाम लेते हैं मेरा। वो भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सफल रहो जीवन में, बस यही मेरी कामना है। लेकिन उस सफलता का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को समझना बहुत आवश्यक है। और मूल मंत्र क्या है ये आपको हम बार बार कहते हैं, हर बार कहेंगे, क्योंकि हर बार नया बच्चा जुड़ता है। 10 बच्चे को ही लाभ हुआ, 100 बच्चे को ही लाभ हुआ, मेरे लिए वही सफलता है। मूल मंत्र यही है कि फरवरी का टाइम चल रहा है, अब आप शुरू हो जाओ और क्लास के अलावा आपको कम से कम 8 घंटे का सेल्फ स्टडी करना है। दूसरा मूल मंत्र ये है, हमने हर बार कहा है कि एनसीईआरटी से 30% प्रश्न पीटी में आएगा। फिर आएगा तो आप एनसीईआरटी को भी इसी तरह से खूब गहराई से पढ़ो, और एनसीईआरटी में जो भी फैक्ट्स आपको लगे कि बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रावैगेंट है, आने वाला है, ऐसा इंस्टिंक्ट आपका बोलेगा, आप खुद का अंदर का सेल्फ बोलेगा इस चीज़ को। तो वो जो फैक्ट होता है ना, उसको एक बार इंटरनेट पे सर्च करो, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी हमारा एक इंडेक्स है कि यूपीएससी का क्या रिक्वायरमेंट होगा और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की दिशा क्या है, ये एनसीईआरटी ही दर्शाती है। एनसीईआरटी का बिल्कुल प्रयोग करना है अपने करियर में, और आईएएस बनने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि आप अब नहीं समय है कि काम को टालो, प्रोक्रेस्टिनेशन अब नहीं करो। और चौथा है, कई सारी बातें हैं और काउंट नहीं करना है, आज दिल खोल करके बात करनी है। तो चौथा ये है कि आप जब पढ़ते हो, जब आप पढ़ने बैठते हो, तो आपके थॉट प्रोसेस में पैरेलल, समानांतर क्या क्या चलता है, उसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका मेमोराइजेशन तभी कमज़ोर होता है जब आप पढ़ने के क्रम में कई अन्य विचारों से बिल्कुल बंधे हुए होते हो। मनुष्य अपने भावातीत विचारों का एक स्लेव होता है, एक गुलाम होता है। तो अपने भावनात्मक विचारों का गुलामी नहीं करना है। भावनात्मक विचारों का गुलामी करोगे तो फिर आपका जो मेमोरी पावर है, जो याददाश्त जिसको आप कहते हो,
वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो मेरा प्रार्थना है आपसे, आपसे बड़े हैं लेकिन फिर भी आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम जो भावनात्मक चीज़ें होती है उससे आपको अब दूर रहना है। जो भी भावनात्मक चीज़ हो उससे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बना करके रखना होगा। ये हम उनसे भी कहना चाहते हैं जो हमारे सबसे प्रिय हैं, और उनसे भी जो हमसे नाराज़ भी रहते हैं किसी कारण से। ओके, तो आपको क्या करना है कि मेमोराइजेशन के लिए और बहुत अच्छे मेमोरी के लिए आपको देखना होगा कि हमारे पैरेलल कौन से थॉट्स चल रहे हैं, या कन्विक्शन आपके अंदर में, शब्दों का जो कन्विक्शन हो रहा है, शब्दों का जो संवहन हो रहा है, जो अब विचार उठ रहे हैं वो कैसे विचार हैं, वो विचार, उन विचारों के जो बुलबुले आपके ब्रेन में चारों तरफ, ब्रेन रूपी ओशियन में जो बुलबुले या जो तरंग उठ रहा है आपके ब्रेन के अंदर में, उससे वो कौन से हैं उसको आप दबा नहीं सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं या आपको बार बार रिकॉल कर रहे हो ब्रेन में, या ब्रेन उसी से टोटली स्टफ्ड अप है, भरा हुआ है बुद्धि आपका उसी से। तो उन चीज़ों को पहले ब्रेन से हटाना होगा, और उसके हटाने का एक विधि है कि उन सभी जो भी चीज़ें आपको ट्रबल कर रही है, जो भी थॉट्स आपको ट्रबल कर रहा है, उसको एक बार कागज़ पे सब लिखो और आग जलाओ, फाड़ करके उस आग को धीरे धीरे करके आग में डाल दो और वो जल जाएगा। उससे समस्या दूर नहीं होती है, समस्या उससे दूर नहीं होगी, लेकिन वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल आपको टेम्पोरली रिलीफ देगा, एक अल्पकालिक समाधान देगा वो। और ऐसा आप कई बार कर सकते हो, दिन में एक बार नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ 1-2 दिन के अंदर में वो काम करते रहना है। आशा है कि इस बात का आप मजाक नहीं उड़ाओगे और इसको आप समझोगे कि जो भी थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं उन थॉट्स को पूरा लिख करके फिर उसको आग में बैठ करके बढ़िया से गैस के चूल्हे पे जला करके देखो। ये एक विधि है जिसको अपनाना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हो, बहुत लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो क्या करते हैं कि गुस्से में, एंगर में आके पढ़ना शुरू करेंगे, और जो उनको जो थॉट्स उनको जो चेज कर रहा है, जो भावनाएं, जो निगेटिव एनर्जी जो उसको चेज कर रहा है, उसको प्रेस करने का कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगाता है, मैं नहीं, हम कौन, मैं तो ये कर दूंगा। तो ऐसा करके आप थोड़े समय तक तो आप कर सकते हो बेहतर काम, लेकिन उसके बाद फिर आपका अंदर का एनर्जी का दिया बुझ जाएगा। यानी आपको चाहिए परमानेंट रिलीफ, और परमानेंट रिलीफ तभी मिलेगा आपको, एक परमानेंट सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप अपने मन में दूसरे और नए और सुखद विचारों को उत्पन्न करोगे। जब तक सुखद विचारों को उत्पन्न नहीं करोगे तब तक ये संभव नहीं है। अब सुखद विचार क्या है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि मान लो कि हम हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो किरोड़ीमल कॉलेज के साथ हमारा मैच हो गया। कैप्टन हमारे थे ज्ञानेश सर, कैप्टन थे, अभी डीसीपी हैं दिल्ली में, हो सकता है सुन भी लें कभी इस घटना को तो उनको भी याद आ जाए। तो ज्ञानेश सर, मेरा मन था कि मुझे 3rd डाउन पे बैटिंग करवाया जाए और हम इस मैच को जीतेंगे, लेकिन उनकी नज़र में हम एक अच्छे बैट्समैन नहीं थे, उनकी नज़र में हम एक अच्छे बॉलर थे। तो बॉलिंग तो फर्स्ट ओवर मुझे देते थे, लेकिन मेरे अंदर में एक बैट्समैन था जो कि बड़ा आक्रोश में रहता था कि हम इस बॉल को ऐसा खेल सकते थे, वैसा खेल सकते थे, ये हो सकता था। तो उन्होंने मुझे भेजा नहीं, और अंत में जब 6 विकेट गिर गया तब उन्होंने मुझे भेजा, और मेरे अंदर में एंगर पूरा भरा हुआ था, और 3 ओवर रह गया था और 41 रन्स बनाने थे उस समय। और हमारे सीनियर में मालूम कौन थे, ये अर्नव गोस्वामी, जिनको आप जानते हो, इम्तियाज़ अली साहब, जो कि भी सब हमारे सीनियर्स उस मैच को देख रहे थे। तो हम उस 3 ओवर को खेलने के लिए गए। प्रकाश सिंह को याद होगा ये घटना। प्रकाश सिंह अभी रिपब्लिकन टीवी का ही पटना का सबसे शानदार, सबसे बेहतर वो करता है, रिपोर्टर है, वहाँ का चीफ है, रिपोर्टर इन चीफ है। तो ये सारे मित्र मुझे याद आते हैं आज। और उस 3 ओवर में मैंने जा करके, एक स्पिनर आ गया और अंदर में पावर था ही, शरीर थे ही, 6 फुटा जवान थे, मैंने 3 सिक्सर हिट किए लगातार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे जाकर, बॉल गिर रही थी और सारे लोग चमत्कार की तरह खड़ा होकर के हल्ला कर रहे थे। वो मेरे जीवन का एक बहुत हाई पॉइंट है जो मुझे खुशी देता है आज भी जा करके। और फिर नेक्स्ट ओवर में जो फास्ट बॉलर था उस पर भी मैंने ज़बरदस्त चौका लेग में लगाया। अब ये मेरे लिए बहुत एक पीक टाइम था अपने लाइफ का। और मैच
उस मैच में एक्चुअली क्या हुआ कि फिर हम मैच में आगे रन लेने के चक्कर में 2 रन लेने के चक्कर में हम रन आउट हो गए और हम चले आए। लेकिन मुश्किल से हम लोग 7 रन से मैच हार गए थे। और अब सब लोग ज्ञानेश को ही भला बुरा, ज्ञानेश सर को ही लोग इंडिकेट, इधर उधर गॉसिप्स में, सामने तो कोई नहीं बोलेगा, कोई कह रहे यार पहले जाने देते तो ठीक रहता, नया नया लड़का था, बाछा था बाछा, ऐसा कुछ करके मुझे इतनी खुशी मिली कि आज भी जब हम लो फील करते हैं ना, जब भी कई बार लगता है कि शरीर शिथिल हो रहा है, निगेटिव एनर्जी शरीर में आ रहा है, इंसान है तो आता है ना मेरा भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोमेंट्स, हम आंख बंद करेंगे वो मोमेंट्स हमको याद आने लगता है, वो मोमेंट्स मुझे याद आने लगता है। और वो मोमेंट्स जब याद आता है तो मुझे लगता है कि वाह, फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ऐसे आपके लाइफ में भी मोमेंट्स होंगे, तो वो आप मोमेंट्स याद कर सकते हो। कुछ निगेटिव बातों को सोचने से तो अच्छा है ना कि जो आपके लाइफ के गोल्डन मोमेंट्स हैं, उन गोल्डन मोमेंट्स को आप याद करो। और उन गोल्डन मोमेंट्स को याद करोगे तो अपने आप देखोगे कि वो जो कन्विक्शन ऑफ निगेटिव थॉट्स था, नकारात्मक विचारों की जो एक श्रृंखला लगातार बन रही थी आपके मन में, और जो निगेटिव एनर्जी आप फील कर रहे थे, जो डिप्रेसिंग एनर्जी आप फील कर रहे थे, वो अचानक से ख़त्म हो गया है और आप बहुत अच्छे थॉट्स में चले जाते हो। अभी हम क्या करते हैं ना कि हम अपने टाइम में, जैसे तेंदुलकर, गांगुली, राहुल द्रविड़ वाले एरा में हम थे, तो राहुल द्रविड़ और गांगुली वाले एरा में अभी भी चले जाते हैं वहाँ पे, और जितना भी महेंद्र सिंह धोनी का शुरू का इनिंग था, ये सब 2005-7 वाला सारा इनिंग देखना शुरू कर देते हैं यूट्यूब चैनल पे जा कर के। तो पूरा जो स्ट्रेस है ना, उसको हम रिलीज़ कर देते हैं अपने ब्रेन से, और उसको देख करके उठते हैं। या मेरा एक भी और मैकेनिज़्म है कि मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार है। हम तो कहते हैं कि आप लोगों को भी पढ़ाई के अतिरिक्त म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों से प्यार होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। तो क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पे चले जाएंगे और वहाँ पे जा कर के कोई राज कपूर का गाना सुनेंगे, मेरा जूता है जापानी और आवारा हूँ, और उस टाइम के मूवीज़ में हम चले जाते हैं, उस टाइम के उस म्यूज़िक में चले जाते हैं, शैलेंद्र के लिखे गीतों में बह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वाह, फिर से रिजुविनेट कर गया, फिर से पुनर्जीवन मुझे मिल गया है। तो ये आप भी कर सकते हो, और यही एक मेथड है करने का, क्योंकि थॉट्स तो थॉट्स है, विचार तो विचार है, और उन विचारों में कुछ नहीं रखा है, वो तो शब्द हैं, बस बुलबुलें हैं, आपके मन में उठ रहे हैं, डूब रहे हैं, उठ रहे हैं, डूब रहे हैं। लेकिन उन बुलबुलों के कारण जो आपके अंदर में जो ऑसिलेशन होता है, जो वेव उठता है, उससे पूरा मन में विकृति, आपके अंदर में वही नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने लगता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे पब्लिक सर्वेंट्स, आपको ये मेथड अपनाना होगा, और जब तक आप ये मेथड नहीं अपनाओगे तब तक आप अपने अंदर में उठने वाले, भावावेशित करने वाले नकारात्मक विचारों से, निगेटिव एनर्जी से, जो आपको इमोटिव प्रोपल्सन देते हैं, उनसे बचने के लिए आपको ये काम करना होगा। और ये काम करना आप सीख जाओगे तो आपको फिर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब तो ये भी आपको करना है अपने जीवन में, और बहुत सारी बातें हैं मेरे पास तो बात करने के लिए। हम तो अपने वर्कशॉप्स में इस तरह की बातों को ही ज़्यादातर आज तक करते रहे और मोटिवेट करते रहे, बच्चे उत्साहित भी होते रहे, उनके अंदर में जो घटनाएं परिघटनाएं घटती रही वो भी दूर होती रहीं। रैंक 2 मध्य प्रदेश में जो रचना शर्मा पिछली बार आई, वो हमारी स्टूडेंट थी, दिल्ली में उसने बहुत ही बुरा समय देखा, उसने मुझे रात को फ़ोन किया, रो रही थी। सफलता के पहले की बात है। मैंने उसे सॉल्यूशन दिया, जीवन का समाधान दिया कि आपको ये करना होगा। देखो, कहीं ना कहीं तुमसे उम्र में बड़े हैं और अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, तुम मानो ना मानो ज्ञान में भी बड़े हैं। और हमने जितनी साइकोलॉजी और साइंस की किताबें पढ़ी होगी, या जो ह्यूमन्स के ऊपर रिसर्च होने वाली किताबें हों, उन पे जितना मैंने पढ़ा है, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स होता है उसको समझने का कैपेसिटी कम से कम तुम्हारी तुलना में तो अधिक है। तुम्हारी तुलना में अधिक मेरी कैपेसिटी है समझने का। क्योंकि जो व्यक्ति भंवर में फंसा होता है वो तो घूम रहा होता है, उसको पता नहीं चलता है कि बगल में ही एक लकड़ी तैर रही है, उसको पकड़ के निकल ले, उसको पता नहीं चलता है। उसको यही नहीं पता चलता है किनारा बस बगल में ही है, बस जोड़ लगाओ निकल जाओगे भंवर से, उसको पता नहीं चलता है। और वहीं पर आवश्यक होता है एक टीचर, एक गाइड। इसलिए किसी भी शिक्षक को, चाहे उस शिक्षक ने आपको क लिखना सिखाया हो, क ख ग लिखाने वाले शिक्षक का भी मन से आत्मसम्मान करना सीखो। ये संदेश सभी नवयुवकों के लिए है। ये
जो नेगेटिव चीज़ों से भरे हुए लोग हैं, जो सार्कास्टिक प्लेजर्स लेते हैं दूसरे को गाली गलौज करके इंटरनेट पे, ये कायर लोग होते हैं। ये कभी सामने नहीं आ सकते हैं। इनकी ये हैसियत नहीं कि सामने बैठ करके 2 लाइन बात कर लें, बिल्कुल नहीं। लेकिन देख रहे हैं कि इंटरनेट पे कुछ नहीं है तो कुछ भी लिख देते हैं। तो ये आपको करना है। ओके, अब एक काम और करना है जो और भी बहुत ज़रूरी है। देखो, बहुत अजीब सा लगेगा तुमको सोच करके, लेकिन जीवन में स्वच्छ रहना, साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। आपको सुबह उठ करके स्नान करके अपना बेडशीट एकदम क्लीन रखो और किताबों को ढंग से सजाओ। जो एसेंशियल बुक्स हैं उसको एकदम सामने में रखो ओपन करके। अब वो टाइम आ गया है कि एसेंशियल बुक्स को अपने सामने ऑर्गेनाइज कर लो। ये हमारा पॉलिटी का मटेरियल है, हमारा इसका मटेरियल है। कोई भी मटेरियल बाहर से अगर आ रहा हो तो वहीं पे उसको आप सेट करो और अंडरलाइन कर करके पढ़ना शुरू कर दो। और जो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप उसी में नोट्स, वाइट शीट पे नोट्स बनाओ। एक वाइट शीट लो, उस पर चैप्टर का नोट्स बनाओ और वहीं पे अंदर डाल दो, ताकि लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करने जाओ तो उस पेपर को ही आप पढ़ो। हम तो पहले फाइल बनवाते थे स्टूडेंट्स का और बहुत इफेक्टिव था। तो ये एक काम भी आपको करना है। एक काम और करना है आपको कि ग्रुप डायनामिक्स का अपना एक मैजिक है। ग्रुप डायनामिक्स का अपना एक बहुत शानदार मैजिक है। ग्रुप डायनामिक्स का जो मैजिक है उस पर आपको हम समझाते हैं कि अगर आपकी अभिरुचि इकोनॉमिक्स में हो तो तुम्हारे दोस्त की अभिरुचि हो सकता है कि वो पॉलिटी में ले, किसी को ज्योग्राफी में हो सकती है, कोई इतिहास का हो सकता है। तो इतिहास वाले को कहो कि भाई तू इतिहास में तैयार कर, और इतिहास में वो 2-3 किताबों को बढ़िया से मिला करके, गाइड वाइड सब मिला करके शानदार नोट्स इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बना लिया। बाकी क्लास में तो आपने पढ़ा ही है, वो तो 60-70% आपका कवर करेगा ही। लेकिन उसके बाद भी आपको एक काम करना चाहिए, क्योंकि देखो कोई शिक्षक पूर्ण नहीं होता है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हम जितना ज्योग्राफी जानते हैं उतना आपको कभी बता पाएंगे। वैसे इतिहास के शिक्षक जितना जानते होंगे उतना बता पाएंगे, इसकी संभावना नहीं होती है। क्वेश्चन आने के बाद हम लोग को लगता है तो कुछ भी नहीं आया यार, इतना आसान पूछ दिया वहाँ से वहाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस विषय को खुद ही नहीं पढ़ाए हुए होते हैं। तो आपको एक कवर अप करना पड़ेगा इन चीज़ों को। और कवर अप करने के लिए क्या करना है कि आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। 4 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, पता है ना। तो ज़्यादा भी 5-7 लोगों का ग्रुप बनाओगे तो काँव 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 होने लगेगा। और ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन होना चाहिए कि हम लोग जब भी बैठेंगे तो उसमें कभी भी राजनीति और धर्म और जाति इस तरह के डिस्कशंस को कभी नहीं लाएंगे। ये तुमको प्रॉमिस करना होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल यही अपना लिखना पड़ेगा जो ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन तुम बनाओगे, है ना। तो ये सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बनाओ। और उसके बाद फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बनाओ कि अगर डेट हमने फिक्स किया है 12 फरवरी 7:30, तो उस समय में वो सब लोग तैयार करके वो आएगा और समय का रिस्पेक्ट करेगा। इस तरह का कुछ नियम बनाया जाता है ग्रुप में काम करने के लिए। और ग्रुप में काम करके वो नियम बना लो। अब ये अच्छा है। अब क्या करो कि हिस्ट्री वाला ने अपना मैटर बना लिया, इकोनॉमी वाले ने अपना मैटर बना लिया, पॉलिटी वाले ने अपना मैटर बना लिया। सब आपस में मैटर को एक्सचेंज कर लो और पढ़ो, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, या एक एक डिवीजन करके, जैसा भी डिवीजन आप करना चाहो उसको जा करके पढ़ो। तो जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो वो, और जो दोस्त ने मटेरियल बनाया है वो, उसको सब मिला करके पढ़ो। और उसके बाद क्या करोगे कि जब आप वापस बैठोगे तो उससे एक डिस्कशन, उसी टॉपिक्स पे डिस्कशन हो जाना चाहिए। और क्विज की तरह भी होना चाहिए, मेंस की तरह भी होना चाहिए, हर तरह से होना चाहिए। और उसमें कोशिश करना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप उसको बोलो, क्योंकि मेरे भाई बोलने से ज्ञान बढ़ता है। आप जितना बताओगे दूसरे को उतना ज्ञानी बनोगे। छुपाने से ज्ञान आपके अंदर में दफन हो जाएगा। अंधेरे कुएं की तरह आपका मन है, जिसमें कि अंधे कुएं की तरह, जिसमें आप अंदर मन में रखे रह जाओगे तो सारी बातें अंदर धीरे धीरे दब जाती है, खत्म हो जाती है बातें, कुछ नहीं मिलता फिर इंसान को। तो आपको ये करना है कि आप मान लो कि एक टॉपिक है 1857 की क्रांति, उस पर आपने 2 चीज़ें और माउंटबेटन प्लान आप पढ़ करके आए हो। आपको पता है कि उसका माउंटबेटन का नाम डिक्की बर्ड था। तो आप डिक्की बर्ड बोल सकते हो कि डिक्की बर्ड प्लान क्या है। ऐसे करके कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो अपने दोस्तों को भी, क्योंकि कंपटीशन आपका अपने 3 दोस्तों के साथ नहीं है। मेरी बात मानो, कंपटीशन तो बाहर में है।
पूरे भारतवर्ष में है, पूरे राज्य प्रांत में है। वो आपके 3 दोस्त आपके कॉम्पिटिटर नहीं हैं, वो तीनों दोस्त तो आपके समर्थक हो सकते हैं, आपके सपोर्टर हो सकते हैं, वो आपके हेल्पर हो सकते हैं, वो आपकी वैशाखी का काम कर सकते हैं। आप इकोनॉमी में कमज़ोर हो तो आपका दोस्त आपको पढ़ाएगा। जो दोस्त आपको पढ़ाएगा वो पढ़ाने के क्रम में खुद बहुत कुछ सीख जाएगा, खुद बहुत कुछ याद रख लेगा। तो आप इस प्रक्रिया को अपनाओ सब लोग, और ग्रुप डायनामिक्स को समझो। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे अपने इंग्लिश मीडियम बैचेज में भी, हिंदी में पढ़ाते थे, कि एक होता है स्नो बॉलिंग इफेक्ट। स्नो बॉलिंग इफेक्ट क्या है, पहले इसको समझो। स्नो बॉलिंग इफेक्ट क्या है कि एक छोटा सा बॉल अगर स्नो का बनाया जाए, बर्फ का बनाया जाए, और उसके बाद गुलमर्ग में बहुत बर्फ गिरा हुआ है जहाँ मेरा मन कर रहा है जाने का, खैर, तो जो बॉल है ना उसको तुम रोल करो। तो बॉल जब रोल करता है तो रोल करने के क्रम में वो चारों तरफ से स्नो को कैप्चर करता है, और जब स्नो को कैप्चर करेगा तो उसका साइज बड़ा होते चला जाता है। इसी तरह से ज्ञान है, ज्ञान भी ऐसे ही बढ़ता है, स्नो बॉलिंग की प्रक्रिया से बढ़ता है। आपका ज्ञान है, आप उसको रोल करो, मतलब आप उसको बोलो। आपके अंदर का जो भी उस पर नॉलेज है उसको झूठ नहीं बोलना है। जो सत्य, जो आपको मालूम है कि एक्यूरेट नॉलेज है, उसको आप निकालो। आप उसको बाहर निकालोगे तो जो सामने में जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, वो उसमें कुछ कुछ ऐड करेंगे, और ऐड करते करते तुम देखोगे कि वो बॉल, वो विचार अपने आप में एक बड़ा बॉल बन गया। अब वो बॉल से सब लोग खेल सकते हो। वो इतना बड़ा बॉल बन गया है कि उसका अगर 60% भी तुम अपने पास रख लेते हो तब भी तुम बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। ये स्नो बॉलिंग की प्रक्रिया है, ये ग्रुप डायनामिक्स की प्रक्रिया है। तो आप इन चीज़ों को अपनाओ अपने जीवन में। और 7 फरवरी का टाइम है तो एक अलार्मिंग सिचुएशन तो आ ही गया है कि पीटी के पहले आपका ज़बरदस्त तैयारी होना चाहिए। थोड़ा सा करंट अफेयर के भूत को भी उतार देते हैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोग अब क्या करने वाले हो कि करंट अफेयर के नाम पे किसी कोचिंग संस्था का, जिसका बहुत प्रचार प्रसार हो चुका है हमारे देश में, तो क्या है कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें दम तोड़ देती है क्योंकि उनका प्रचार नहीं होता है। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ चलती नहीं है, पिट जाती है, क्योंकि उनके लिए कहने वाले कोई नहीं होते हैं। तो ये होता है कई बार कोचिंग संस्थाओं के साथ भी, शिक्षक के साथ भी ऐसा होता है। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं अभी बाज़ार में जिनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है, और ऐसे ऐसे लोग बहुत प्रचलित हो गए जिनके विषय में सोच करके भी कुछ अजीब सा लगता है, जिनके हिंदी के उच्चारण में भी मुझे शक है कि वो हिंदी का उच्चारण भी ढंग से कर पाते हो। खैर छोड़ो, हम ये कह रहे थे कि जो मेथड्स है आपके अभी पढ़ने का 7 फरवरी के बाद, उस मेथड में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको लाना होगा, और पूरे डिवोशन, डेडिकेशन से अब आपको काम शुरू कर देना है 7 फरवरी के बाद का। और स्नो बॉलिंग की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है, ग्रुप डायनामिक्स की बात जो हमने कही है, काम को ना टालने वाली जो बात कही है, अपने अंदर में निगेटिव एनर्जी को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके विषय में जो हमने बात की है, इन सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखो। और एक न्यूज़ भी आपको देना है कि 17 फरवरी से हमारा एक बैच हिंदी माध्यम में ISPT का मेंस का बैच प्रारंभ हो रहा है, और 17 फरवरी से ही PCS की परीक्षाओं के लिए भी बैच शुरू हो रहा है। और ये प्रश्न बार बार आता है कि सर क्या PCS में जो सिलेबस का पार्ट है वो सब अलग से कवर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। उसके लिए हर PCS का अलग अलग कैटेगरीज आ जाएगा। अभी कैरियर व्हील ऐप को डाउनलोड करना है तो कैरियर व्हील ऐप में अलग अलग सब पे आ जाएगा कि MP PCS आप देना चाहते हो या बिहार PCS देना चाहते हो, सबका उसमें अलग अलग रहेगा। और उसमें आपको कोई MP का लड़का है तो MP वाले में एडमिशन ले लो, कोई बिहार का लड़का है तो बिहार में ले लो, यूपी वाला यूपी में ले लो, झारखंड वाला झारखंड में ले लो। तो इस तरह से अलग अलग करना है। अब इसमें ईमानदारी की बात क्या है कि कुछ कक्षाएं तो सबकी कॉमन होंगी, क्योंकि भाई भारत का संविधान वही है, तो संविधान तो सबको पढ़ना है, तो सबको पढ़ना है संविधान, तो वो तो सबके लिए कॉमन होगा। IAS वाले के अप्रोच से पढ़ोगे तो PCS में लाभ बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन
आईएएस में जैसे गवर्नेंस का टॉपिक है या एथिक्स का टॉपिक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, आईआर का ऐसा टॉपिक है, करंट अफेयर अलग होता है, तो आईएएस एकदम से अलग हो जाता है फिर। लेकिन फिर भी 60-70% चीज़ें तो वही मौलिक है। फिर आईएएस और पीसीएस के पीटी में भी अंतर होता है। पीसीएस का पीटी क्या है कि फैक्चुअल बहुत पूछता है, तो आईएएस का पीटी बहुत ज़्यादा रीजनिंग बेस्ड, प्रोसेसिंग किया हुआ नॉलेज, उसमें करंट भी बहुत मिश्रित रहता है, इस तरह का पूछता है आईएएस में। और पीसीएस में बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधा सरल प्रश्न रहेगा, इतिहास का, भूगोल का, सामान्य अध्ययन का जो भी सब भाग होता है सबका अपना प्रश्न रहेगा, तो वो एक अलग अलग चीज़ है। तो पीटी का जो हम एक्सक्लूसिव बैच भी देने जा रहे हैं आपको, पीटी एक्सक्लूसिव बैच भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो पीटी एक्सक्लूसिव बैच में आपको रैपिड फायर जो तैयारी होती है, रैपिड फायर तैयारी, उसको भी करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग कैरियर विल ऐप को डाउनलोड करो, और वही एक रास्ता है जहाँ से आप, हम और हमारे जो शिक्षकों की एक बड़ी टीम है हमारे साथ काम कर रही है, उन सबको आप सुन पाओगे, देख पाओगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और आज जो भी बातें मैंने आपको बताई है उसका आप ध्यान रखोगे, और अगले वर्कशॉप में हम फिर स्टूडेंट से संबंधित समस्याओं को लेकर के, स्टूडेंट से बिना बात किए, बिना प्रश्न आपके देखे, हम जानते हैं कि आपकी समस्याएं क्या होती है, उससे संबंधित फिर एक वर्कशॉप करेंगे। और हर महीने में मेरा अब है कि हम हर महीने में कम से कम 3-4 बार आपसे ज़रूर मिलेंगे। और 3-4 बार अगर मिलते हैं, 1-2 बार इंग्लिश मीडियम में हमारा होगा, 1-2 बार हिंदी मीडियम में हमारा होगा, तो अगर हम रोज़ हर महीने में 3-4 बार आपसे मिलते हैं तो आप लोगों के अंदर में ऊर्जा बनी रहेगी, लक्ष्य बना रहेगा, मोटिवेशन बना हुआ रहेगा, और मेरे विषय में नेगेटिव लिखने और नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शिक्षक वर्षा की बूंद की तरह होते हैं, अगर मरुभूमि पे गिरेंगे, कुछ मरुभूमि है ना, विद्यार्थी की जगह मरुभूमि है वो, हम किसी मरुभूमि में गिरेंगे तो उड़ जाएंगे भाप बन करके, मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन सागर में अगर हम किसी सागर में गिरेंगे तो मोती बन सकते हैं। तो सागर कौन है, मरुभूमि कौन है, ये तो तुम निर्धारित करोगे। फर्टाइल सॉइल पे गिरेंगे तो हम हरित क्रांति कर देंगे, क्रांति भी हम कर सकते हैं, और भाप बन के उड़ भी सकते हैं। सब तो तुम्हारे वश में है, तुम क्या चाहते हो, तुम कैसे हो, सब उस पर निर्भर करेगा। तो देख लो कि तुम क्या हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा ये क्या बोलूँ मैं इसको, डिस्कशन, हमारी विवेचना, हमारा आपसे जो साक्षात्कार हो रहा था, लाइव साक्षात्कार हो रहा था, इसको यहीं पे एंड करते हैं और कुछ प्रश्न आपके मिलते हैं। 67 टारगेट बैच में पीटी कम मेंस दोनों होगा, बिल्कुल होगा, दोनों का पढ़ाई होगा। बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट हो तब भी तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं। पढ़ने में, तैयारी करने में भी 3 साल का समय लग जाता है। सर मैं हिंदी में और ऑप्शनल इंग्लिश लिटरेचर ले सकता है। सर मैं हिंदी में और ऑप्शनल इंग्लिश लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो मेंस जीएस जो है वो हिंदी में लिख दो और ऑप्शनल को इंग्लिश में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि कोई भी बच्चा अगर हिंदी माध्यम का है तो हिंदी माध्यम में इंटरव्यू दे ले, लेकिन मेंस इंग्लिश में लिख सकता है। कोई भी बच्चा जीएस को हिंदी में लिख दे, ऑप्शनल को इंग्लिश में लिख दे, लेकिन इंटरव्यू वो हिंदी में दे सकता है। ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। एमपी जीके कब होगी? एमपी जीके होगी आपको जाकर के बिल्कुल लास्ट में, मार्च में होगी, अभी पहले नहीं होगी। मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, कर सकता हूँ सर। क्यों नहीं कर सकते हो आप बीसीए के? बीसीए जब आप कर रहे हो तो बीसीए से साधारण ही होता है ना इतिहास भूगोल। जो व्यक्ति पहले से ही बीसीए का कोर्स कर रहा है उसकी बुद्धिमत्ता तो ज़्यादा हायर लेवल की है। एमबीए किए हुए लोग, बीसीए एमसीए किए हुए लोग, इंजीनियरिंग किए हुए लोग, डॉक्टर का जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़े हुए लोग, ये सारे लोग तो बहुत ही सफल हैं यूपीएससी के अंदर में। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल साजन, हमारा कोर्स इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और कल ही मैंने इंग्लिश मीडियम का वर्कशॉप किया है। कल का हमारा वर्कशॉप आप जा करके देख सकते हो। एमपीपीसीएस के मेंस तक कितना कोर्स हो जाएगा?
मेंस तक तो लगभग पूरा कोर्स हो जाएगा, और हम कुछ कोर्सेज के वीडियोस भी आपको दे देंगे। अगर आपको आवश्यक होगा तो आपका डिमांड आएगा तो आप एक्स्ट्रा वीडियो देख करके भी कोर्स पूरा कर लोगे। नोट्स भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का पूरा नोट्स मिलेगा। करंट अफेयर का क्लास शनिवार को होगा। करंट अफेयर का क्लास आशीर्वाद सर लेते हैं सैटरडे को या संडे को। करंट अफेयर का एक क्लास होगा। प्रत्येक सप्ताह में एक टेस्ट तो जरूर होगा। ओके। सर मेरा ग्रेजुएशन किया 3 साल हो गया, 3 साल उन्हीं गुजर गया है कि हम पढ़ाई नहीं हो पाया। अरे कोई बात नहीं यार, जब जागो तब सवेरा, जब आपकी आत्मा जाग जाए तब सवेरा। इमैनुअल कांट जैसा महान व्यक्ति जर्मनी में, उसने 32 साल के उम्र में तो शुरू किया था अपना वास्तविक अध्ययन। 32 साल की उम्र में। एक घुड़सवार साइज का बेटा था वो। खैर आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप क्या, आपकी साल तो अब 20 साल के आप हो चुके हो, अब कब पढ़ोगे? 20 साल 19 साल के बच्चे तो बिल्कुल ही पढ़ते हैं। हिंदी ऑप्शनल का भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा, शिक्षक आ रहे हैं हमारे टीम में। स्नातक में फेल हो गए तो क्या हम यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं? स्नातक में फेल हो गए तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर स्नातक पास करना पड़ेगा, है ना। अगर आप फेल हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फिर पास करना पड़ेगा यूपीएससी के रिजल्ट आने के पहले। बीपीएससी टारगेट प्लस पीटी प्लस मेंस बैच दोनों हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार। और हमारे पास मान लो कि हम देखेंगे कि अभी बीपीएससी में अब जल्दबाजी करनी है, तो हम उस हिसाब से टीचर्स को भी लगा देंगे ना। हम टीचर्स को लगा देते हैं। जैसे हमारे पिछले बैचेस में आप देखो कि हमने 2 बैच शुरू किए, 2 सेशन शुरू किए, और देखा कि अभी टाइम कम है तो हमने तीसरा क्लास भी साइंस का लगा दिया। ये तो आप देख सकते हो कि हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताएंगे। मेंस में ऑप्शनल भी स्टडी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ऑप्शनल का अलग अलग टीचर आएंगे, अलग फी होगा उसका। पीटी का मेंस जीएस कोर्स से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो अलग रहेगा। स्टेट वाला जीके यूपीएससी बैच में मिलेगा सर? अगर आप अपना नहीं मिलेगा यूपीएससी वाले बैच में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अलग से संपर्क कर सकते हो, तो आपको स्टेट वाइज कैटेगराइज करके दिया जा सकता है, वीडियोस दिया जा सकता है। फ़ी बहुत ही कम है। फ़ी है आई थिंक 12,000 रुपया शायद फ़ी है आईएएस वाले का, और पीसीएस वाले का शायद 10,000 फ़ी है, ऐसे 10,000 11,000 ऐसे फ़ी है। तो फ़ी तो इतना कम है कि लोग शक कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये कोर्स प्रोग्राम है या चीटिंग चल रहा है, ऐसा भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब ये कोर्स भी बहुत जल्दी लगभग दुगना होने वाला है, क्योंकि कोर्स को सस्टेन करना इतने कम फ़ी पे संभव नहीं होगा। सभी शिक्षकों का पेमेंट और बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, टैक्सेशन होता है गवर्नमेंट का, सर्वर का बहुत मैसिव कॉस्ट होता है। वो तो राकेश यादव जी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, हम उनके बड़े आभारी हैं, नहीं तो संभव नहीं हो पाता ये कभी कोर्स उनके सहयोग के बिना। राजस्थान बैच का टाइमिंग हमारा वही होगा 11:30 से 1:30, फिर 2 से 4:30, ऐसे 2 सेशन चलते रहेगा। वो तो ऑनलाइन कोर्स है ना, तो अलग अलग बैचों को अलग अलग स्टूडियो में अलग अलग कर दिया जाता है। टाइमिंग यही रहेगा, सबका टाइमिंग वही रहेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, लेकिन ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी लेना सही रहेगा। इंग्लिश में तो सही रहेगा, हिंदी में बहुत अच्छे टीचर और मटेरियल उपलब्ध नहीं है। ग्रुप बनाया जाएगा, आप चाहो तो खुद भी ग्रुप बना सकते हो, और ग्रुप तो अपने दोस्तों के बीच में बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। बीपीएससी का फ़ी अभी तो 10,000 रुपया रखा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी वो डबल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने मीटिंग में डिसाइड किया है कि इसको सस्टेन करने के लिए। मैं ग्रेजुएशन में बैक है, कोई बात नहीं है, आप दे सकते हो एग्ज़ाम। ग्रेजुएशन में बैक हो गए तब भी आप यूपीएससी दे सकते हो। यूपीएससी की तैयारी करोगे तो ग्रेजुएशन में वैसे भी टॉप कर जाओगे। तैयारी तो शुरू करो, देने की बात तो बाद में आएगी। ऑफलाइन भी ले सकते हैं क्या? नहीं, आप ऑफलाइन नहीं ले सकते हो। ऑफलाइन का फ़ी 1.5 लाख होता है, 1 लाख से ऊपर ऑफलाइन का फ़ी होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेंट का कॉस्ट होगा,
5 लाख 7 लाख रुपया हॉल का कॉस्ट होता है पर महीने का, उसमें नहीं हो सकता है। बिजली का बिल होता है, एसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, बहुत कुछ होता है उसमें, बहुत कॉस्टली अफेयर है वो, ऑफलाइन नहीं होगा। पीसीएस के करंट के लिए अलग फी लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा शिप्रा जी, बिल्कुल अलग नहीं लगेगा। योगेश लिख रहे हैं दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा, लगता है मुझे इन्होंने इंटरनेट पे अपने क्लास में कहीं गाते हुए देखा है। अच्छी बात है, म्यूजिक से प्यार तो होना ही चाहिए, आपको भी होना चाहिए। एमपी पीसीएस का कुछ बताइए सर, हमने पहले परचेज किया है, अब दूसरा कोर्स लेना पड़ेगा। जो एमपी पीसीएस का स्पेशल कोर्स है वो अलग इम्पैक्ट उसका तो आएगा ही, वो तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि और कोर्स का फ़ी इतना कम है ना, इतने चंद है, फ्यू थाउजेंड रुपीज़ है, तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई फ्रेंड नहीं है रितु जिससे आप ग्रुप बना सको? कोई बात नहीं है, तो स्वाध्याय करो, और कई बार टेलीफोन पे भी चर्चा हो सकती है चीज़ों की। बेसिक से बिल्कुल होगा निशांत, बिल्कुल बेसिक से होगा, और जो भी छोटे छोटे प्रश्न होंगे आपके मन में वो शिक्षक बिल्कुल समाधान देंगे उसका, और आप सामने लिखोगे प्रश्न तो उसका समाधान देंगे। ये हमारी अपने शिक्षकों से भी प्रार्थना रहती है कि बच्चों के हर प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिए, लेकिन प्रश्न आपको बाद में पूछना होगा। करंट अफेयर का क्लास प्रत्येक सप्ताह होगा, आशीर्वाद सर के द्वारा चल रहा है अभी तो, और भी शिक्षक आएंगे उसमें, शरद त्रिपाठी सर भी उसमें हैं हमारी टीम में करंट अफेयर के लिए, और इंग्लिश में चोखा लिंगम सर हैं, इंग्लिश में भी अंबुज जी हैं। पीटी क्वालिफाइंग मार्क्स तो यार तुम अगर यूपीएससी सोच रहे हो तो 100 अगर कर दिए हो, 100 नंबर अगर आ रहा है तुमको तो बहुत है। 100 से 105 के बीच में ही यूपीएससी का कहीं ना कहीं कट ऑफ जाता है। बिहार जीएस के लिए आपको बिहार का कोर्स लेना पड़ेगा, उसके लिए तो स्पेशल करना पड़ेगा। आईएएस का और पीसीएस में अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब आईएएस के एग्जाम में लोगे तो पीसीएस का 80% तैयारी तो हो ही जाएगा, 80% तैयारी हो जाएगी। अगर आप आईएएस में जाते हो तो 80% पीसीएस तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी जो 20-30% चीज़ें पीसीएस में अलग अलग होती हैं, उसके लिए आपको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कोर्स लेना पड़ेगा। हमसे इंस्पायर होकर के आपने तैयारी शुरू किया अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मध्य प्रदेश में जो सेकंड रैंक रचना शर्मा है वो भी मेरी स्टूडेंट है। और जिस स्टेट के भी आप हो, अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा में पिछला जो रैंक 1 मोहित मेहराणा है वो भी मेरा स्टूडेंट है, उसके साथ तो हमारा वीडियो भी है। और अगर उत्तर प्रदेश के आप हो तो अभी हाल फिलहाल रैंक 9 अरुण ने भी मुझे कॉल किया था, यूपी पीसीएस वाले में जो टॉपर है, और रैंक 2 भी हमसे पढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश पीसीएस वाली, हालांकि उसने बाद में एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया था, लेकिन वो हमसे ज्योग्राफी में पढ़ी हुई है। वैसे भी हमारी बहुत इफ़ेक्टिव स्टूडेंट रही है मेरे टाइम की। हिंदी मीडियम में बीपीएससी का क्लास बिल्कुल होगा। और चलो ओके, अब हम आपका कुछ यूट्यूब्स पे देख लेते हैं। यूट्यूब के बच्चों को हम देख नहीं पा रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शन रजनीश सर का करियर विल पे आने वाला है बहुत जल्दी, 5-7 दिन में रजनीश सर का हिस्ट्री ऑप्शन आ जाएगा। इंग्लिश तुम्हारा अगर वीक है तो उसके लिए मैंने कल एक मेथड बताया था, कल का हमारा वर्कशॉप सुनो। एसएससी की क्लास कब होगी? मैथ्स ऑप्शनल लाइए सर। मैथ्स ऑप्शनल लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके कोई शिक्षक नहीं मिलते हैं। इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। इंटरव्यू की तैयारी हम लोग फ्री करवाएंगे। गुड़िया कश्यप यूट्यूब के बच्चों से वो इंटरेक्ट कर लेते हैं। और आकाश, संजय आप जो लिख रहे हो ना, ये आपको तो हम सिर्फ शिक्षा का डिपार्टमेंट देखते हैं। इस तरह का जो भी टेक्निकल चीज़ है या जो कोर्स फ़ी का कलेक्शन होता है, ये सारा करियर विल की टीम करती है। ये कोर्स फ़ी हमारे पास नहीं आता है, ये हमारा कोई इसमें नहीं है कि जैसे जो भी आप एडमिशन लेते हो वो करियर विल, आपको सबको पता है कि करियर विल के अकाउंट्स में ही जाता है। सर बीपीएससी मेंस के लिए कोई तरीका बताएं। बीपीएससी मेंस के लिए तरीका बताएंगे रंजीत कुमार। आप
उसमें धीरे धीरे करके उसमें तो हैंडराइटिंग का, हिंदी का, भाषा का, शब्द ज्ञान का, नॉलेज का, बीपीएससी में तो एक तरह से फिक्स ही है कि पाल आएगा चाहे मौर्यन आर्ट आएगा, उसमें तुमको नोट्स बना करके बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी और टाइम मैनेजमेंट बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8 महीना चाहिए गुड़िया कश्यप, 8 महीने 9 महीने की तैयारी अच्छी हो जाती है। डिग्री में मिनिमम तुमको बस पास करना है अमित मुखिया, पास करना है डिग्री में, आपको कुछ नहीं करना है। डिग्री में सिर्फ पास करना है आपको। बीए या बीएससी होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल तैयारी कर सकते हो प्रेम सिंह राणा, क्यों नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जीएस में भी पेपर 2 जो होता है ना, वो पॉलिटिकल साइंस से बहुत प्रभावित है, लगभग वही है। ग्रेजुएशन के समय आपको तो बस वीडियो क्लास देखिए और ग्रेजुएशन पे कंसंट्रेट करिए और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, इस वजह से आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन तो बहुत लोग लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो आपका वर्ष होगा वो यूपीएससी का वर्ष होना चाहिए। विपुल पटेल, हमारा ऑप्शनल करियर व्हील पे तो अभी नहीं आ रहा है, वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस है नहीं, तो उस प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने का समय तो लगेगा, अभी तो संभव नहीं है। जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी तो हज़ारों बच्चे करते हैं राजमीना, इसमें आप अनोखा क्या करोगे। पर्सन मैटर नहीं करता है बिल्कुल। हमारे कुछ छात्र भी इसका जवाब दे रहे हैं। आप बीए में भी अगर 3rd डिविजनर भी हो तब भी ये संजय आपको करियर व्हील में बात करनी होगी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्योंकि करियर व्हील में आपको बात करनी होगी। हमारा इन चीज़ों से संजय कोई लेना देना नहीं है। आपने जिस अकाउंट में किया होगा, एडमिशन लिया होगा, उस अकाउंट को भी आप अच्छी तरह से देखो, करियर व्हील का अकाउंट होगा, हमारा नहीं है वो। हमारा ऑप्शनल भी आएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइए, ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा सत्यम, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं और जल्द ही 2-3 ऑप्शनल तो आने वाला है। पहले इधर तो सर्वर सेफ हो गया है, पहले तो लोग बहुत चोरी कर रहे थे हमारे कोर्स का। राखी गावस्कर, सुनील गावस्कर का नाम याद आ गया मुझे। राखी गावस्कर, आप HCS मेंस का बैच, हरियाणा PCS का बैच तो बिल्कुल चल रहा है, हरियाणा PCS के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई अभी चल रहा है हमारा कोर्स हरियाणा PCS का, तो आप उसको ज्वाइन करो। एंथ्रोपोलॉजी हिंदी में नहीं आएगा निशांत नीरज, आपको सत्यम बता दें। ओके, हमारा टेलीग्राम आईडी भी तो वही उसी नाम से है, आलोक रंजन के नाम से ही होगा। नीतीश IPS मुंगेर, आप नीतीश IPS बनना है आपको, आप मुंगेर से हो या फिर आप IPS बन चुके हो। इकोनॉमिक ऑनर्स है क्या, मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक्स तो बहुत मेजर पार्ट है जीएस का, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, आपको तो एडवांटेज मिलेगा। राज मीना, प्रदीप यादव, साक्षी सिंह भदौरिया, MP PCS का चाहिए तो MP PCS का साक्षी कोर्स तो है ही वहाँ पे, आप MP PCS के लिए अलग से हम लोग वीडियो भी देंगे। गुज्जर लिख रहे हैं राजस्थान PCS का बैच आएगा सर, बिल्कुल आएगा। नीम का थाना से वीर गुर्जर, बिल्कुल आएगा। ऑप्शनल चुनने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि जीएस में किस ऑप्शनल का रोल सबसे ज़्यादा है और किस ऑप्शनल से सबसे ज़्यादा सफलता मिलती है, तथा कौन सा ऐसा ऑप्शनल होगा जिसमें मुझे अभिरुचि भी पढ़ने में है। हमारी टीम ऑफलाइन में नहीं पढ़ाएगी, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में अगर पढ़ाएंगे तो उसका कॉस्ट फिर वही 1 लाख रुपया हो जाएगा, क्योंकि वो मजबूरी होती है, उतना तो एक्सपेंडिचर होने लगता है। ओके, सुशील चौधरी, IPS क्रैक करना है सुशील, बहुत शुभकामनाएं, आप करोगे, मेहनत लेकिन करना पड़ेगा, हमारे वर्कशॉप को देखते रहा करो। राजा कुमार, साइकोलॉजी भी ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। खुशी, वीडियो बनाइए BPSC की, बहुत सारा प्रेम आपकी तरफ से आया खुशी कुमारी, धन्यवाद। टेलीग्राम में हमारा वीडियो हमारे स्टाफ डालते हैं, हम कभी भी अपना टेलीग्राम फेसबुक ये सब कुछ रन नहीं करते हैं, टेक्निकल आदमी नहीं है बहुत।
सर नोट्स बुक के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं सत्यम जी, पीडीएफ के फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बुक बनाएंगे कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर पेमेंट कौन करेगा? बहुत मुश्किल हो रहा है कोर्स को रन करना इतने कम कोर्स में। आरओ की तैयारी तो बहुत कुछ हो जाती है। आप अगर विजय का प्रश्न था, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हो तो आरओ के प्रश्न तो वहीं से आते हैं। बीपीएससी मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा, मैंने अभी बताया आपको। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ आप एडमिशन लोगे तो आपको पीडीएफ यहाँ से भेजा जाएगा, आप अपने ऐप पे जाकर अपने जहाँ कोर्स प्रोग्राम लेते हो वहाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, बिल्कुल। पीटी एक्सक्लूसिव बैच आपको लेना चाहिए मुकेश, पीटी एक्सक्लूसिव बैच है ना, उसको आप ले सकते हो अलग से। ऑप्शनल कोर्सेज तो रिकॉर्डेड भी मिल सकता है, लाइव भी मिल सकता है। ऑप्शनल कोर्सेज से बात चल रही है, देखते हैं कैसे होता है। यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस से बहुत अंतर नहीं है, सिलेबस तो बीपीएससी का यूपीएससी का आधा होता है, तो आप तो बस वही है। बाकी अब इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं कि संभव नहीं है लेना। हम आपसे विदा चाहेंगे आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिल करके, बात करके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, नमस्कार।